तो विल स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आप मेरे स्लाइड्स कुछ है बीच में जो थोड़ी सी बिजी हैं, लेकिन वो बेसिक सी स्लाइड्स हैं, उनको हम थोड़ा विल स्किप दम. It's a common problem as mentioned, and most patients have a benign or self-limiting etiology, again as we know, and the initial goal in every clinician's mind should be to exclude sinister cause. I have seen patients in clinic जो 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 महीने से PPIs ले रहे हैं और वो नए नामों से नया PPI मिल जाता है उनको हर दफ़ा, लेकिन nobody asks about hemoglobin and so on. So we just need to rule out sinister problems. Regions of the abdominal area, region-wise, we all know the causes. Right upper quadrant में main चीज़ हमारा gallbladder है, where you can have acute cholecystitis, SOD, liver abscess. These are all acute and chronic problems. तो gallbladder stones chronic problems के लिए main एक हमारे जहन में होना चाहिए. एपिगैस्ट्रिक रीजन में कॉमनेस्ट कॉज अल्सरेशन, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, पैंक्रियाज में क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, ये 3 चीज़ें हैं जो एपिगैस्ट्रियम में या रेट्रोस्टर्नल में आ जाएंगी. एंड देन फंक्शनल भी है, उस पर भी हम विल टॉक मोर अबाउट फंक्शनल इन ग्रेट डिटेल. लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में बहुत छोटा सा एरिया है, मेनली स्प्लेनिक प्रॉब्लम्स होते हैं या स्प्लेनिक फ्लेक्सचर सिंड्रोम, एक पुराने ज़माने में लफ्ज़ यूज़ किया जाता था लार्ज कोलोन की फंक्शनल पेन के लिए. आपको मेरी आवाज़ आ रही है सारों को? एंड लोअर क्वाड्रेंट which is extremely difficult to diagnose sometimes clinically. Lots of organs, urinary bladder से लेके आपके स्मॉल बाउल की लूप्स भी, लार्ज बाउल की लूप्स भी, जेनिटल यूरिनरी सिस्टम सारा. तो दिस इज़ द एरिया विच कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन हमने एक्यूट चीज़ों को पहले रूल आउट कर लेना है. अपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन, पाइलोनेफ्राइटिस एंड सो ऑन, UTIs वगैरह. And then there is diffuse abdominal pain. I think mostly हम लोग diffuse abdominal pain के साथ ज़्यादा हम डील करते हैं in those patients who have chronic abdominal pain. तो हम diffuse के बारे में ज़रा ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन diffuse के कुछ non chronic causes होती हैं जो emergency causes हैं, वो हम we know them already. This is just a list. mesenteric ischemia हो गया, obstruction होगी, perforation होगी, sepsis हो गया and so on. तो आज का हमारा मेन फोकस जो है that is functional abdominal pain. I'm sure all my colleagues here must have seen that one difficult patient. डॉक्टर साहब दर्द नहीं ठीक होती, आप सारे टेस्ट करवा लेते हैं, दर्द नहीं ठीक होती. उसमें a lot of research has been done and is still being done. Excuse me. कि इसकी क्या वजह हो सकती है. और जब उन्होंने इसकी नई क्लासिफिकेशन की है, वो हमारी ईज़ के लिए किया है. उन्होंने कहा जी आपने इसको फंक्शनल एब्डोमिनल पेन को आप डिवाइड कर दें फंक्शनल डिस्पेप्सिया में. ये है वो पेशेंट जो 10 साल से ओमेप्राज़ोल खा रहा है, अभी भी उसको जलन नहीं चल रही है मैदे में. IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और फिर सेंट्रली मीडिएटेड एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम, कैप्स में और IBS में क्या फ़र्क है, ये मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा. फंक्शनल एपिगैस्ट्रिक पेन में से हम फंक्शनल थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं. हम एपिगैस्ट्रिक पेन के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो हमने मिनिमम वर्कअप एक लाजमी करना होता है टू रूल आउट एनीथिंग सिनिस्टर, anything that can cause the patients to become unwell very, very quickly. तो उसके लिए what we tend to do is, and I'm sure everybody does the same, अगर patient acutely unwell है तो CBC, LFTs, RFTs, CRP, amylase lipase और Helicobacter pylori serology, ये तो minimum workup है. अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए अगर उसमें कोई पैंक्रियाटिक सिस्ट नज़र आती है, फिर CT पैंक्रियाज, जी LFTs भी लिखे हुए हैं, LFTs. और अपर GI एंडोस्कोपी फॉर परसिस्टेंट सिम्टम्स, कि जो पेशेंट है डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट कर रहा है, ओमेप्राज़ोल खाता जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ा. गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं कि अगर 4 हफ्ते तक PPIs यूज़ कर रहा है एंड ही इज़ नॉट गेटिंग बेटर,
they need an endoscopy to rule out a sinister cause. जो यहाँ पे लोग इतना पसंद नहीं करते उसको, लेकिन we as clinicians still have to offer it to them. वो करवाएं ना करवाएं, it's their choice. And then rule out cardiac cause, inverted commas में, कि कई पेशेंट्स हमने डायग्नोज किए क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ इन द हार्ट, लेकिन वो मैनिफेस्ट करती है एपिगैस्ट्रिक पेन, तो वो हमने भी उसको भी हमने रूल आउट करना होता है. देयर आर सर्टन अपर जीआई रेड फ्लैग्स जो हमें बिल्कुल ज़बानी याद होना चाहिए हिस्ट्री के वक्त, कि हम कोई सिनिस्टर कॉज ना मिस कर जाएं. एंड वो डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हिस्ट्री ऑफ मिलीना, इंसिडेंटल एनीमिया, fecal occult blood testing positive, family history of GI cancers, ये मेन रेड फ्लैग्स हैं. ये हमें ज़रूर पूछने चाहिए हर एक से, और ये मैं तो खैर ज़रूर पूछता हूँ क्लिनिक में, क्योंकि वो पेशेंट्स ने ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ ली होती हैं एंड दे आर स्टिल सिम्टोमेटिक. तो आई आस्क्ड अबाउट रेड फ्लैग्स ताकि वो एंडोस्कोपी की पता चले कि क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते. Rome 4 criteria, you don't have to learn this by heart, but it's very easy. ये बताता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया के को कैसे हम डायग्नोज करते हैं या लेबल करते हैं. खाने के बाद जी मेरा पेट फ़ौरन भर जाता है, ये हमने सुना है बहुत सारे लोगों से. और अर्ली सटाइटी, भूख कम हो गई है, मेरी एपेटाइट कम हो गई है. एपिगैस्ट्रिक पेन एटलीस्ट 1 day per week, और एपिगैस्ट्रिक बर्निंग 1 day per week एटलीस्ट. ये आगे उसका क्राइटेरिया है. ये सारे सिम्टम्स दे शुड बी प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट पास्ट 3 months एंड 6 months बिफोर द डायग्नोसिस. यानी कि 3 महीने से सिम्टम्स थे, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी, उसने कुछ मेडिकेशन नहीं की, या कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाए, या ही इज़ वर्किंग हिम अप फॉर समथिंग सिनिस्टर, और अभी तक दर्द चल रही है. तो 6 माह गुजर गए और हमें कोई रीज़न नहीं मिल रही, तो हम कॉन्फिडेंटली इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कह सकते हैं. इज़ दिस क्लियर? एनीथिंग? मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं जी. जो मैंने क्लिनिक में देखा है वो तो यही है कि अर्ली सटाइटी. मैं जी 2 लुकमे खाता हूँ, 2 नवाले खाता हूँ, मेरा पेट फूल जाता है, पेट भर जाता है, नोज़िया स्टार्ट हो जाता है. वॉमिटिंग बहुत कम लोगों को होती है, मोस्टली नोज़िया होता है. इसकी जो उन्होंने, और कई पेशेंट्स को रिफ्लक्स भी होता है. इसकी जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी रिवाइज़ की है, दैट इज़ नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एंड नॉन एरोसिव रिफ्लक्स डिज़ीज़. ये जो 2 चीज़ें हैं ये एंडोस्कोपी के बाद डायग्नोज हो सकती हैं, ये विदाउट एंडोस्कोपी डायग्नोज नहीं हो सकती, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क है. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाथवे एंड वी विल टॉक अबाउट इट. इसको हम कहते हैं विस्सरल हाइपर सेंसिटिविटी. तो हर विस्सरा की जो नर्व सप्लाई है दैट बिकम्स ओवर सेंसिटिव फॉर सम रीज़न. व्हेन इट बिकम्स ओवर सेंसिटिव, आप ओमेप्राज़ोल के आदी है आपका पेशेंट, वो जिससे नहीं खाएगा, साइकोलॉजिकली उसको पेन होगी, वो कहेगा ओमेप्राज़ोल मिस किया तो मुझे पेन हो रही है. तो वो विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेकेंड. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी, आई वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी. ये बार्सिलोना में हमने की थी, जिसमें हमने वी हैड पेशेंट्स, volunteers who had abdominal pain. We passed medical balloons into their esophaguses and stomach, और उनको हम एक्सपैंड करते थे सर्टन PSI प्रेशर के ऊपर. What we realized was कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो 20 PSI प्रेशर पे आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ वाले बेड पे 3 PSI प्रेशर पे चीखें मार रहा है पेशेंट. So we didn't understand the concept. This is 2013. So we didn't understand the concept at that time. The same study was replicated in lower GI, rectum, sigmoid में एयर डाल के. तो पता ये चला कि कुछ पेशेंट्स की जब हम खाना खाते हैं, swallow करते हैं, हम कुछ एयर भी swallow करते हैं. वो एयर स्टमक में इकट्ठी हो जाती है, वो डिस्टेंशन करती है स्टमक की, तो वो डिस्टेंशन की वजह से पेन होती है, और पेशेंट को ये लगता है कि ये अल्सर पेन है. तो दैट्स हाउ वी केम अक्रॉस द टर्म विसरल हाइपर सेंसिटिविटी. इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेच लाइक पेन. और जिस पेशेंट को हर वक्त एयर स्टमक में होगी, वो खाना तो नहीं खाएगा, वो उसका दिल नहीं करेगा खाना को, विल फील नॉजियस.
जो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है ये थोड़ा सा मैंने इसको डिवाइड किया कि ये एपिगैस्ट्रियम में, लोअर एब्डोमेन में और डिफ्यूज़। पेशेंट किताब पढ़ के नहीं आता, वो आपको हम सबको पता है, वो आपके पास हाथ रखेगा, वो हाथ रख रहा होता है यहाँ पे, फिर पूछो तो फिर नीचे चला जाता है हाथ, फिर पूछो तो नीचे इधर चला जाता है हाथ, तो इसका मतलब है डिफ्यूज़ एब्डोमिनल पेन है। लेकिन कई पेशेंट्स बड़े क्लियर कट होते हैं कि जी मुझे तो यहीं पे पेन होती है, and they are actually very helpful, make life easy for us and for themselves. Sorry, I've gone back. फंक्शनल एब्डोमिनल पेन को मैंने आपको बताया था हम डिवाइड कर रहे हैं अब 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में, IBS और CAPS, सेंट्रली मीडिएटेड एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? IBS में बावल हैबिट चेंज होती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या दोनों। Whereas centrally mediated abdominal pain syndrome CAPS में there is no change in bowel habit, the predominant symptom is pain, कहीं पे भी हो सकती है, that can be from esophagus to the rectum, it can be anywhere, और ये this happens because of air, visceral hypersensitivity। इसका जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है वो है कि जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट को विसरल हाइपरसेंसिटिविटी होती है, तो जब हम एयर डालते हैं वो ज़रा से भी इंसफ्लेशन बर्दाश्त नहीं करते, दे आर लिटरली राइदिंग इन बेड विद पेन। हालांकि हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम सिंपल एयर डाल के हम आगे एडवांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे वो एयर बर्दाश्त नहीं होती। इसका मतलब है कि उनके नर्व्स ओवर सेंसिटिव हैं, ज़रा सी स्ट्रेच पेन होती है वो। और ये हमारा मेन प्रॉब्लम इस वक्त ये है, जो अंडर डायग्नोज्ड है, अनडायग्नोज्ड है, और इसकी ट्रीटमेंट हमें पूरी तरह अभी नहीं पता है। मिनिमम वर्कअप वंस अगेन टू रूल आउट रेड फ्लैग्स, उसमें CBC, RFTs, LFTs, CRP अगर एक्यूट है तो TTG मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने इंसिडेंटली बहुत सारे पेशेंट्स को पकड़ा है जिनको असल में सीलियाक डिजीज़ थी, आते वो पेन के साथ है, क्योंकि सीलियाक में भी स्मॉल बावल इन्फ्लेमेशन होगी। स्मॉल बावल इज़ अबाउट 18 to 21 फीट लॉन्ग, तो अगर पूरी स्मॉल बावल इन्फ्लेमेशन है, गैसेस हैं, तो उनको ब्लोटिंग भी होगी। तो ब्लोटिंग में वी ऑलवेज लुक फॉर सीलियाक डिजीज़, उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। एंड अगर पेशेंट्स को चेंज इन बावल हैबिट भी है तो फिर स्टूल कैलप्रोटेक्टिन एक्सट्रीमली यूज़फुल। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, IgG और IgA दोनों करवाए जा सकते हैं जी, सीलियक के लिए। और स्टूल कैलप्रोटेक्टिन it's the ESR, it's the CRP of the gastrointestinal tract. ये बहुत यूज़फुल टेस्ट है to differentiate between functional pain and IBD, inflammation, proper inflammation. उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कैलप्रोटेक्टिन इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल। तो ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा अगर के पेशेंट करवाएं। बाकी जो हमने बात की थी ना, गॉल स्टोन ना हो, कोई पैंक्रियाटिक पैथोलॉजी ना हो, ओवेरियन सिस्ट ना हो, उसके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन। ये प्रेगनेंसी टेस्ट गाइडलाइंस में है। कैलप्रोटेक्टिन जो है स्टूल में, ये अगर वो पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन? जी मैं बताता हूँ आपको। इसकी एक रेंज होती है, लेस दैन 50 इज़ नॉर्मल, 51 to 199 इज़ इंटरमीडिएट या अनडिटर्मिन्ड, अबव 200 इज़ इन्फ्लेमेशन। जो लेस दैन 50 है उसको तो आप कहते हैं कि तुम्हारी गट में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, छुट्टी। जो 50 to 200 है उसका या तो एक्यूट फेज़ चल रही है, कोई इन्फेक्शन थी रिजॉल्व हो रही है। उनकी गाइडलाइंस ये कहती है कि आप 2 हफ्ते बाद IBD, मोस्टली IBD या इन्फेक्टिव कोलाइटिस, किसी किस्म का भी कोलाइटिस, इस्कीमिक कोलाइटिस, कोई भी कोलाइटिस हो सकता है। इवन सीलियक डिजीज़ में भी कैलप्रोटेक्टिन ज़्यादा हो जाता है, तो किसी भी इन्फ्लेमेशन में कैलप्रोटेक्टिन बढ़ जाएगा। हमने कैलप्रोटेक्टिन, हमारा एक टूल है जो मुझे बताएगा, इट्स अ बाइनरी टेस्ट, प्लस माइनस, येस या नो, ये बताएगा कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, बल्कि ये भी बताएगा कि माइल्ड है या सिवियर है। तो नहीं है लेस दैन 50, माइल्ड है 50 to 200, मॉडरेट टू सिवियर है अबव 200।
तो बाकी यूरिन कंप्लीट अल्ट्रासाउंड और CA 1 to 5 UK की नाइस गाइडलाइंस में ऐड किया गया था आज से 5 से 6 साल पहले, क्योंकि एक यंग लड़की बार बार GP के पास जा रही थी, उसने IBS लेबल कर करके पेन किलर दे दे के उसको भेज दिया। 22 साल की उम्र में बाय द टाइम शी हैड एन अल्ट्रासाउंड स्टेज 4 ओवेरियन ट्यूमर था। तो उन्होंने फिर तब गाइडलाइंस में ये ऐड किया कि आप CA 1 to 5 यंग फीमेल्स में, हर फीमेल में ज़रूर करवाएं अगर अनएक्सप्लेन लोअर एब्डोमिनल पेन है। इसलिए मैंने वो इसमें डाल दिया ताकि हमसे मिस ना हो। रेड फ्लैग्स लोअर GI के सिमिलर एनीमिया, चेंज इन बाउल हैबिट, PR ब्लीडिंग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल malignancy but especially colorectal malignancy, and then nocturnal symptoms। फंक्शनल डायरिया के पेशेंट्स को रात को 3 बजे कभी भी उठ के स्टूल नहीं जाएंगे वो पास करने के लिए, लेकिन जो नॉन फंक्शनल हैं, इन्फ्लेमेटरी हैं, उनको डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ उठाएगी, या पेन उठाएगी या डायरिया उठाएगा। ये नॉक्चरनल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पूछना। इसमें सिम्टम्स वी नो क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेटिंग बाउल हैबिट, ब्लोटिंग और एक फीकल अर्जेंसी। मैं खाना खाता हूँ और साथ ही निकल जाता है, खाता हूँ और साथ ही निकल जाता है। ये क्या होता है कि दीज पेशेंट्स हैव एन ओवर एक्टिव हाइपर एक्टिव GI सिस्टम। जैसे ही खाना खाते हैं इनका गट, जी वो भी मैं आगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और एब्सेंस ऑफ नॉक्टर्नल सिम्टम्स। तो जो फीकल अर्जेंसी है ये वेरी वेरी कॉमन विद फंक्शनल GI डिसऑर्डर्स। तो अब हम IBS की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर कैप्स की बात कर लेते हैं। IBS रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एटलीस्ट 1 day per week ऑन एवरेज ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 months। इसमें डिफिकेशन में कोई ना कोई चेंज होती है, बाउल हैबिट चेंज होती है, वेयर एज कैप्स में नहीं होती। ये वही रोम 4 क्राइटेरिया है। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर डायरिया की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो IBS D है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो IBS C है, अगर मिक्स्ड है 4 दिन कॉन्स्टिपेशन 4 दिन डायरिया तो IBS M है। लेकिन इसमें हमने पहले सारे टेस्ट करवा के रेड फ्लैग्स को रूल आउट कर लेना है। ये डिफरेंट डिस्क्रिप्शन हैं स्टूल की जो पेशेंट्स हमें आके देते हैं। मैनेजमेंट क्या है जी? 4 चीज़ों का हमने इसमें मैनेज करना होता है जो हमारा टारगेट है। पेन सबसे इम्पोर्टेंट पेन है। जिस पेशेंट को पेन हो रही है वो जब गूगल पे जाएगा लिखेगा सबसे पहली चीज़ है कि कैंसर। वो अब कैंसर उसके दिमाग से तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसकी कोलोनोस्कोपी नहीं होगी, CT स्कैन नहीं होगा, एंडोस्कोपी नहीं होगी, 10-15 डॉक्टरों की फाइलें नहीं बनेंगी, कैंसर उसके दिमाग से नहीं निकलेगा। तो हमने पेन रिलीफ अगर उसको एक दवाई दे देती है तो वो हमारी बात को री एंडोर्स कर रही है कि भाई तुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट नीड अ पेन रिलीफ विद एनी मेडिकेशन। अब इसमें देयर आर सेवरल ऑप्शंस। मैं पेशेंट से 2 क्वेश्चंस बड़े ज़रूरी पूछता हूँ। आप अपने पेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो उनका नॉर्मली आंसर होता है बस दर्द है, यानी कि हर वक्त है। और कई पेशेंट्स क्लासिकल क्रैम्पिंग लाइक पेन की बताते हैं कि जी मरोड़ उठता है, वो वट पड़ता है। तो जो वट वाला है उसमें हम एंटीस्पैज़मोटिक्स देते हैं। जो कांस्टेंट डल एक है उसमें हम सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर देते हैं। उसमें मेबेवरिन और ये बाकी दवाइयाँ कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि हमने पेन सेंटर को स्विच ऑफ करना है। उसमें भी है प्रीगैबलिन, SSRIs, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अभी और रिसर्च भी आगे हो रही है न्यूअर एजेंट्स के ऊपर। SSRI में कोई स्पेसिफिक है या कोई? एसिटालोप्राम को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किया है। फ्लोक्सेटिन थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन एसिटालोप्राम को वो उन्होंने ज़्यादा रेकमेंड किया। जी बिल्कुल, यही पेशेंट्स की फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो व्हाट आई डू इज़ इफ़ आई राइट अप बोथ ऑफ देम, मैं उनको साथ में प्रीगैबलिन दे देता हूँ। तो इसमें सर अगर आप एंटीस्पाज़मोटिक साथ मिला के दें और साथ सेंट्रली एक्टिंग भी है ये एंटी, तो दिस इज़ व्हाट आई डू। मैं उनको विल नॉट गेट एडिड इफेक्ट? नहीं, यू कैन क्योंकि अगर ये ब्लोटिंग की वजह से है तो ब्लोटिंग 2 काम कर रही है।
ये जो बलून नहीं होता जानवर बनाने वाला लंबा वाला, उसमें हम जब हवा भर रहे हैं तो हम दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक रेडियल। सेम थिंग हैपन्स विद द गट। जब गट के अंदर गैसेस ज़्यादा होंगी तो एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई हो रही है और एक रेडियल फोर्स अप्लाई हो रही है। जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो क्रैम्प है। अब आप उसी गुब्बारे को डिफ्लेट करके जितना मर्ज़ी मरोड़ लें, नहीं फटेगा। उसी गुब्बारे को इन्फ्लेट करके मरोड़ेंगे तो वो फट सकता है। इसमें अगर हम ये करें कि उसमें जो गैस जो एब्जॉर्ब करने वाले कोई मेडिसिन है जिसका स्विचिकोन है जी, तो अगर वो उसको साथ दे दें, साथ एंटीस्पाज़मेटिक दे दें, साथ अगर दैट पेन इज साइकोसोमैटिक उसके साथ ये ऐड कर दें, ऐसा सारा ये उसमें असल में द हाउस इज डिवाइडेड। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, द जूरी इज स्टिल आउट। बहुत रिसर्च हो रही है। अभी परसों एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेस्ट ड्रग इज़ SSRIs, क्योंकि सेरोटोनिन की जो रिसेप्टर्स गट में पाए जाते हैं, अगर आप वहाँ पे SSRI पहुँचा दें तो वो ब्रेन को काम करती है। अब इसका जो कहना चाहिए पब्लिश्ड डेटा नहीं आया है सच, तो वो मेरी चूँकि कॉलीग है वो PhD कर रही है लंदन से, तो मुझे डेटा भेजती रहती है। तो उसने कहा है कि सो फार हमें SSRIs में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन इट्स प्रिलिमिनरी टू से कि वो डेफिनेटली काम करेंगे। तो आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, लेकिन यही तो इसलिए तो IBS मुश्किल है मैनेज करना कि वी डोंट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स टू मैनेज दम। जो हमने बार्सिलोना स्टडी की थी, जिनको बैलून वाली स्टडी में, वी यूज 4 डिफरेंट पेन किलर्स और उनमें भी 30-35% पेशेंट्स ने किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन सर अगर हम बेसिक जो रीज़न है काज को ठीक कर लें तो IBS ठीक हो जाएगी। लेकिन कॉज क्या है? काज अगर साइकोसोमैटिक है, if some patient वो मैं वही आपको to be emotionally disturbed, जी उसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी। असल में ना वो यहाँ पे लोग ना तो जाना चाहते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, ना साइकेट्रिस्ट के पास। और आपने नोट किया होगा कि IBS के जितने मरीज़ हैं वो या तो साथ किसी दोस्त को लाते हैं, या भाई को लाते हैं, या बीवी ज़बरदस्ती साथ आती है, या बीवी के साथ खावन ज़बरदस्ती साथ आता है, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी तो मुतासर होती है, उनके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा मुतासर हो रही होती है, क्योंकि वो हर वक्त पेन है and it's not their fault. They just need the right person to guide them in the right direction. डायरिया के लिए इमोडियम मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, गाइडलाइंस कहती हैं, लेकिन आई वुड रेकमेंड आई वुड रेकमेंड ये जो जितने भी मॉर्फिन डेरिवेटिव हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, दे आर नॉट अफेक्टिंग आवर। हाँ जी, आई वुडंट रेकमेंड इट, लेकिन गाइडलाइंस अभी भी कहती हैं कि आप दे सकते हैं। स्पेशली ट्रैवलर्स में, कोई बंदे ने जहाज़ पे चढ़ना है, उसको एंजाइटी या डायरिया कि उसको एक इमोडियम की गोली खिला दें, 2 दिन कॉन्स्टिपेशन रहेगी, अपने डेस्टिनेशन पे तो अमेरिका पहुँच जाएगा कम से कम। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स: स्टूल सॉफ्टनर्स, प्रोकाइनेटिक्स एंड बल्किंग एजेंट्स। Most people we find that they need a combination. एक दवाई से काम नहीं चलता, वो उनको they need a combination. सॉफ्टनर भी चाहिए होता है, प्रोकाइनेटिक भी चाहिए होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हम छिलका देते हैं। छिलका बल्किंग एजेंट है। अब एक बंदा जो हफ्ते में 3 दिन बाद स्टूल पास करता है, वो बल्किंग एजेंट जो पहले से स्टूल अंदर पड़ा हुआ है उसको और बल्की कर देगा, और स्टूल जितना ज़्यादा बल्की होगा उतना उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा कोलोन में। जितना वाटर मैक्रोबोल का क्या मेरा मैक्रोबोल ये साशी आते हैं, जब वो ये भी ऑस्मेटिक जी को डील करने के लिए है। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास सिंपलर असल में वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है ना, स्टूल सॉफ्टवेयर में, तो वो इसलिए वी हैव कैटेगरीज कि आप सॉफ्टवेयर दें, फॉर एग्जांपल क्रेमाफिन सिरप दे दें, ड्यूफालैक दे दें, साथ में एक प्रोकाइनेटिक दे दें, यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। तो मैं लोगों को जब भी कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू ट्रीट। मेरे पास एक पेशेंट है आती है, वो 6 खाती है ये लेग्जोब्रान डोज की, तब भी उसको स्टूल नहीं आता। एक पेशेंट को मैंने एक गोली दी, वो अगले दिन अस्पताल में आ गया डायरिया के साथ, वो मुझे गालियाँ भी निकाल रहा था। मैंने कहा सॉरी यार, मेरे कसूर है। अच्छा, स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, CBT, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब कैप्स की तरफ आते हैं। नो चेंज इन बावल हैबिट, लेकिन मेन प्रॉब्लम है पेन, और पेन भी ब्लोटिंग वाली पेन।
ये अगर आप लोगों को लिटा के एग्जामिन करें तो आपको लिटरली गूं गूं की आवाज़ आती है, इतनी उनकी बावल डिस्टेंडेड होती है। इसमें जो स्टडी मैंने आपको बताई थी रेक्टल बलून्स वाली, वो ज़ाहिर है दैट वाज वेरी हेल्पफुल। उसने हमें बताया था कि हर एक का पेन थ्रेशोल्ड अलग है, इसलिए कई पेशेंट्स के सिग्मोइड में स्टूल पड़ा होता है, सिग्मोइड डिस्टेंड अच्छा स्टूल जहाँ पड़ा होगा उसका एक काम है कि उसमें जितने बग्स हैं वो गैसेस रिलीज़ कर रहे हैं। तो जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है उसके सिग्मोइड में स्टूल जितने घंटे पड़ा रहेगा वो गैसेस रिलीज़ करेगा, सिग्मोइड को स्ट्रेच करता रहेगा। इसलिए आप अब से नोट कीजिएगा 70 to 80% पेशेंट्स आपके पास आएंगे लेफ़्ट आइलिक फोसा पेन के साथ। लेफ़्ट आइलिक फोसा में पेन है क्योंकि वहाँ सिग्मोइड है। सिग्मोइड इज़ अ स्टूल होल्डिंग एरिया, जितनी देर तक वहाँ स्टूल पड़ा रहेगा वो गैसेस बनाता रहेगा, डिस्टेंशन होती रहेगी। एनी कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर एक हफ्ते बाद से स्टूल नहीं आया या कुछ तो बेहतर है कि एनेमा करा दें ताकि जो नीचे की ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए, फिर ऊपर वाला सिलसिला भी क्लियर हो जाए। कैप्स का ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं ये तो ना ट्रीट करने वाली बात ही होगी, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज़ द मेन की होल्ड। बेसिकली सिम्टोमेटिक से क्या मुराद है? पेन पेन पेन। पेशेंट ने कहना जी मुझे पेन से मेरी जान छुड़वाओ, ब्लोटिंग से मेरी जान छुड़वाओ। ब्लोटिंग की कोई दवाई नहीं है दुनिया में। डिस्फ्लैटल के नाम से गोली आती है सर वो दे वर्क व्हाइल यू आर टेकिंग देम, एज सून एज यू स्टॉप देम द सिम्पटम्स कम बैक। तो फूड के ऊपर थोड़ा सा यस उसमें एंड वो हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता। अब वो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ अभी आगे। मैंने जी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मेरे पास स्लाइड है। ये फॉर्ड मैप्स जो डाइट है ना, फॉर्ड मैप्स, ये वो डाइट होती है जो गैसेस प्रोड्यूस करती है और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अभी तक जिन पेशेंट्स को हम भेज रहे हैं। बाकी वही लिखा हुआ है, ट्राई एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक्स, प्रीगैबुलिन एंड स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है जो यहाँ पे बहुत कॉमन है। इस वक्त जो डेटा आ रहा है अंकल वो SSRI इसका है जी। वो पहले TCS थे लेकिन अब जो डेटा है वो SSRI इसका है, स्पेशली एसिटालोप्राम एंड फ्लोक्सिटीन, इन दो का डेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सुबह जी, लेकिन इसका आफ्टर ब्रेकफास्ट, लेकिन इसका हर रोज़ ही डेटा चेंज हो। अब कोटायापीन पे एक पेपर पब्लिश हुआ था कनाडा का, वो कोई तरह मशहूर नहीं हुआ लेकिन उनके आप रिज़ल्ट देखें तो बड़ा लगता है 93% पेशेंट रिस्पॉन्डेड। तो वो देयर हार्ड एंड फास्ट दवाई के, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो फ्लोक्सिटीन एंड एसिटालोप्राम दोनों काम करेंगी। एसिटालोप्राम इज़ 5 मिलीग्राम, लेकिन आप डिपेंडिंग ऑन पेशेंट साइज़ आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो लंबे अरसे के लिए 3 to 6 मंथ्स तो कहीं नहीं गए जी, 3 to 6 मंथ्स तो कहीं नहीं गए आपके। तो मैं पेशेंट्स को बता देता हूँ, स्पेशली मेल पेशेंट्स में, बिकॉज इट कैन कॉज सेक्शुअल डिसफंक्शन। तो वो उनके लिए बड़ा इरिटेटिंग होता है कि ये दवाई की वजह से है या मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो यू हैव टू वार्न देम इन कॉन्फिडेंस कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, फॉर्ड मैप्स क्या बला है? फॉर्ड मैप्स है फ्रुक्टोज, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और इसका पेन से क्या ताल्लुक़ है? ये शुगर्स हैं जो हमें हमारे गट में तो जाती हैं लेकिन ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं हो पाती। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो स्मॉल इंटेस्टिन में जाके दे अट्रैक्ट वाटर लाइक अ मैग्नेट। वाटर उनके लिए नरिशमेंट देता है और उसके साथ वो गट को स्ट्रेच करती हैं। गट का ल्यूमेन जो है ड्यूडेनम का, दैट इज़ 1.5 to 2 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर भी हो जाता है। तो वो जब स्ट्रेच होती है उससे फिर पेन होती है। वो जो आप खाने की बात कर रहे थे ना जी जी, ये सारी फर्मेंटेशन सिर्फ ग्लूकोज की होती है। तो इसलिए ये मैं ऐसे पेशेंट से कहता होता हूँ, गैस वालों से, कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन तंदूर है। वो कहते हैं जी रोटी छोड़ दे, तो रोटी ही नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? तो अब यही प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान, इंग्लैंड में आप किसी को कहें ना वो छोड़ देते थे। वो तो वैसे ही ब्रेड खाते हैं, उनको तो कोई सरोकारी नहीं है। हमारा यहाँ पे इशू ये है कि लोग चावल नहीं खाएंगे, वो कहते हैं जी रोटी बंद कर दें,
रोटी कैसे बंद कर दें? दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे हम रोटी काज क्या करती है, रोटी में भी तो देखो ना, उसमें फाइबर्स होंगे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ उसमें है। सर रोटी इज़ 99% कार्बोहाइड्रेट। जिसको वो जो आपने अभी बताया था सीलिएक डिजीज है, वो तो बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, बड़ों में तो कम ही होता है। नहीं, बड़ों में भी डायग्नोज होता है। इसके दो पीक्स आती हैं, एक टीन्स में और 20s में और एक 60s एंड 70s में। दो पीक्स आती हैं इसकी। तो ये मैंने एजेड लोगों में भी डायग्नोज किया है जी। तो इसलिए नॉन सीलियक ग्लूटेन एलर्जी भी हो सकती है लोगों को। वो तो प्रोटीन से भी जी। लैक्टोज तो इसलिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उसमें अक्सर लिखा होता है, और ये वैसे एक जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है, दूध बंद, ये चीज़ बंद, वो चीज़ बंद। अब पेशेंट कहता है जी उन्होंने मेरा सब कुछ बंद कर दिया, और मैं उसको फिर समझाता हूँ कि उन्होंने वो बंद किए चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कहता है वो ना खाऊँ तो ज़िंदा कैसे रहूँ, मैं रोटी ना खाऊँ। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ का यही है कि हम लोग रोटी हमारी हैबिट है, लेकिन रोटी इज़ नॉट दी ओनली कल्प्रिट। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ हाई फॉड मैप्स। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं? मुझे कोई एक हांडी बता दें जो पाकिस्तान में जो प्याज लहसुन के बगैर पकती हो। तो फॉड मैप्स कैसे नहीं होने लोगों को, गैस कैसे नहीं होगी लोगों को? आप उनसे कहेंगे जी बंद कर दो, प्याज बंद कर दिए, प्याज बंद कर दो तो हांडी कैसे पकेगी जी? रोटी कैसे खाएंगे जी? हरी मिर्च नहीं, वो उसमें सर्टेन चीज़ों में नहीं है, ये पीस हैं। लेकिन क्या उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हो सकते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन का बात बने और दैट कैन कॉज? नहीं, उसमें कैप्सेसिन है। कैप्सेसिन इज़ एक्चुअली गुड फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि कैप्सेसिन इंक्रीजेज द लोकल ब्लड सप्लाई फॉर हीलिंग। इस पर एक पेपर पब्लिश हुआ था 2 साल पहले, द मिथ अराउंड रेड चिलीज़ एंड इवन ग्रीन चिलीज़। हाँ जी, जो कैप्सेसिन है ये दोनों में होता है। हाँ जी, आप जब फॉड मैप्स की लिस्ट देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी चीज़ें हैं जो फॉड मैप्स रिलेटेड गैस प्रोड्यूस करती हैं। इस कॉम में मुझे बताएं कैसे आप फॉड मैप्स ठीक कर सकते हैं? आप नहीं ठीक कर सकते हैं वो जी। लेकिन यूके में लोग ठीक हो जाया करते थे, तो सर नहीं खाते ना ये ना रेड चिली का, उनको वो फॉलो कर लिया करते थे। अब यहाँ पे पास्ता भी है, प्याज उन्होंने 2 जगह दिखाया हुआ है, गार्लिक है, मशरूम तो खैर लोग नहीं खाते हैं। अच्छा, मैं जी रोज़ाना दे 5-6 सेब खा जाना, गैस फिर भी ठीक नहीं होती। आगे से कहता जी गैस फिर भी ठीक नहीं होती। हाँ जी, वो ब्लैक पेपर खाते हैं। तो ये अब मैंगो बहुत ज़्यादा गैस करती है, एवोकाडो करती है। ये मैं आगे खैर चलते हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप 3 डायमेंशनली अगर देखें तो पेशेंट का पेट आगे भी बढ़ रहा है, साइडों पे भी बढ़ रहा है, पीछे भी बढ़ रहा है। इट्स ए 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, इसलिए वो आएगा वाकई कहेगा जी हर जगह दर्द है। टमाटर भी आ गए हैं। सर ये सारी चीज़ें दुनिया में खाई जाती है, हाउ इट इज पॉसिबल टू अवॉइड दिस? नहीं, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जिसके लिए ये इशू हैं, उसको ये देखिए, एक आप कहेंगे जी सारी दुनिया पीनट्स खाती है, एक बच्चा पीनट खा के मर जाता है, तो हम सारी दुनिया के पीनट्स तो नहीं बंद करा सकते ना। ये तो ये सारी चीज़ें हाँ जी, तो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम कि हम सिलेक्टिव नहीं है ना। यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें डलती हैं। एक मुर्गी का सालन पकाना है। मैं जब इंग्लैंड गया था नया, बीवी तो मेरी 4 महीने बाद आई थी, मैं चिकन का सालन, मुझे पता नहीं था चिकन के सालन में प्याज डलते हैं। मैंने भी ऑनलाइन रेसिपी देखी उस ज़माने में, टमाटर डाल के चिकन डाल के पका के फ़ारग, मुझे पता नहीं था वो। वैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हम सब कुछ खा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसको फॉड मैप्स को 7 जगह पे डिवाइड कर दिया ना, FODMAPS। सबसे एलर्जी नहीं है हमें, उसमें फ्रुक्टोज से भी हो सकती है, डाइसैकेराइड से भी हो सकती है, मोनोसैकेराइड किसी से भी हो सकती है। यही है कि पेशेंट अपने एक्सपीरियंस यस उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो एग्जैक्टली बार-बार वो टेस्ट करके देखे। एग्जैक्टली वो
पेशेंट ने हमें सोल्यूशन की तरफ गाइड करना होता है। अच्छा जी, लो फॉडमैप्स डाइट, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बहुत सारे हुए हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी हुई हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी हुई हैं। जो पेशेंट्स लो फॉडमैप्स पे जाते हैं दे हैव सिग्निफिकेंट सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेच पेन एंड ब्लोटिंग। लेकिन डाइटरी एडहेरेंस बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए हम डाइटिशियन को इन्वॉल्व करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि डाइटिशियन एक बात करेगी ना, वो हम डाइटिशियन नहीं हैं। हम एक दफ़ा प्लान दे सकते हैं, हम हर रोज़ नहीं सिर खपा सकते पेशेंट के साथ, तो बेहतर है कि आप उनको डाइटिशियन का रास्ता दिखा दें। 86% पेशेंट्स ऑफ IBS कैन फाइंड इम्प्रूवमेंट विद लो फॉडमैप्स डाइट। एक पेपर ने उसको चैलेंज किया, उसने कहा कि दिस इज़ इन कॉम्बिनेशन विद SSRIs, तो वो डिबेटेबल है, लेकिन 80% बड़ा अच्छा नंबर है। ये सारे पीछे जो बने हुए इसके ये सारी डाइट्स हैं वो छुप गई हैं। ये सारी डाइट्स हैं पीछे, इतनी मुश्किल लंबी लंबी लिस्ट हम पेशेंट्स को दे ही नहीं सकते कि आप बंद कर दें, इसलिए मैं तो डाइटिशियन को रेफ़र कर देता हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करके एक मॉडिफाइड डाइट बनाना चाहते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो भी उनके लिए यूज़फुल होगा। और गट माइक्रोबायोम का क्या रोल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन। ये पिक्चर वेरी सिंपल येट वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड यूज़फुल। नो स्ट्रेस, नॉर्मल माइक्रोबायोम, नॉर्मल गट फ्लोरा एंड इंटैक्ट गट बैरियर, हेल्दी गट। स्ट्रेस जाके माइक्रोबायोम को डिसरप्ट करती है, जिसकी वजह से इम्यून एक्टिवेशन होती है लोकली और बैरियर डिसफंक्शन हो जाता है। उससे फिर वो फ्लूइड भी इकट्ठा होता है, गैसेस भी इकट्ठी होती हैं और डिस्टेंशन भी होती है। तो स्ट्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर। ये गट इम्यून रेगुलेशन में काम करते हैं। जी जी, because of stress there is gastric hypermotility. Because of that gastric hypermotility, the food will go early in the duodenum and in the jejunum and in the stomach. With the result, the undigested food that will go there and that will be fermented, and because of that there is gas production and that leads to this sort of finish. और आप हैरान होंगे, but yet why do those patients come with epigastric fullness? अगर प्रोकाइनेसिस हो रहा है आपके मुताबिक, तो वो तो कहते हैं जी मैं आधी रोटी खा के बंद कर देता हूँ। तो उसमें हमें और भी फैक्टर देखना है। H. pylori is a very bad culprit. It has nothing to do with this. bloating जो पेशेंट ब्लोटिंग के साथ जाए आपके पास और आप उसका H. pylori करवा रहे हैं, इसका मतलब है you have missed the plot. You have completely misdiagnosed. Respectfully, I'm sorry, but you have completely misdiagnosed the patient. Persistently epigastric जो है वो कंप्लेंट बताता है और रेट्रोस्टेटल भी कंप्लेंट बताता है। वो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोकाइनेसिस की। आपने कहा ना प्रोकाइनेसिस होता है, तो अगर प्रोकाइनेसिस होता है What I am thinking is I am telling you. जी जी, मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह होता है, फर्मेंटेशन होती है because the food is not properly digested. So that can be a cause, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि certain foods are not meant to be broken down by the stomach, इसलिए वो स्मॉल गट में अल्लाह ताला ने 20 फुट की दिया हमें ताकि उसमें वो ब्रेक डाउन की जाए। उसके बावजूद भी वो ब्रेक डाउन नहीं होती हैं क्योंकि गट माइक्रोबायोम हिले होते हैं। तो ये जो अगली स्लाइड है ये थोड़ा सा उसी को एड्रेस करी है। प्राइमरी बैक्टीरियल गट डिस्टर्बेंसेस हैव बीन लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ IBS। अब गट, अब किस पेशेंट को बंदा कैसे समझाए कि मैं तुझे प्रोबायोटिक लिख के दे रहा हूँ, गट के साशे हो गया, इकोटैक हो गया, फलाना, ये मैं तुझे क्यों लिख के दे रहा हूँ? उसको नहीं समझ आएगी। वो कहेगा ये साशी है ना, इसका क्या फ़ायदा है, लेते हैं 3-4 दिन लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। इट हैज़ टू बी टेकन फॉर मंथ्स बिफोर वो इफ़ेक्टिव होते हैं। ये आगे वही सेम चीज़ लिखी हुई जो मैं पहले बता चुका हूँ। डिसबायोसिस का ट्रीटमेंट है जी, रूल आउट सीलियक, प्रोबायोटिक्स, रिफैक्सामिन, पेन मॉड्यूलेटर जिसमें हमने ट्राइसाइक्लिक्स और SSRIs डिस्कस किए थे, और इसमें मैं लिखना भूल गया था, प्रीगैबलिन भी हमने डिस्कस किया था जो सेंट्रली एक्टिंग पेन मॉड्यूलेटर है। बाउल रेगुलेटर छिलका हो गया, एक्सरसाइज, CBT, स्विमिंग, योगा, इस सब पे आजकल रिसर्च हो रही है।
और तो समरी है जी, एब्डोमिनल पेन इज़ वेरी कॉमन। हमारा काम ये है कि हम सिनिस्टर प्रॉब्लम को पहले रूल आउट कर लें कि या कोई कैंसर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, IBD तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे कि ये IBS में फॉल करता है या ये कैप्स में फॉल करता है। अगर वो IBS में फॉल करता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड रूल आउट सीलिएक डिजीज़, रूल आउट IBD। अगर वो कैप्स में फॉल करता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मेनली पेन किलर, and then dietitian review for low FODMAPs diet if there is no response to our medication, and then obviously psychotherapy for refractory symptoms. Thank you.